गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो में अपन ने सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया था। आज अपन जो करेंगे इनको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या हो रहा था कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल है, वो तुल्य विद्युत वाहक बल संयोजित जो सेल थे ना, उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर अपन को मिल रहा था। मीन्स अपन को अगर किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल में वृद्धि करनी होती है तो अपन को सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होता है। ठीक है, ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। आज अपन जो देखेंगे ना, उन सेलों को अपन ने क्या किया हुआ है, समांतर क्रम में संयोजित किया हुआ है। और अब अपन को ये देखना है कि समांतर क्रम संयोजन से सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपन देखें कि सिर्फ सेलों को अपन जब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो समांतर क्रम संयोजन के लिए अपन क्या करना होता है, जितने भी सेल अपन को इनको संयोजित करना होता है, उनके जितने भी धनात्मक सिरे होते हैं, उन धनात्मक सिरों को किसी एक बिंदु से और ऋणात्मक सिरे जो होते हैं उनको किसी दूसरे बिंदु से अपन संयोजित करते हैं। मीन्स सभी के धनात्मक का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और ऋणात्मक सिरों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले अपन को क्या पता था कि जब भी अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर का मान कैसा होता है, समान होता है। साथ में अपन को ये पता होता है कि समांतर क्रम में प्रत्येक शाखा से, प्रत्येक ब्रांच से जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा का जो मान होता है वो भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अपने पास तीन सेल हैं, तीन विद्युत सेल हैं, इनके विद्युत वाहक बल E1, E2 और E3 है। और इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इस वाले का R1, R2 और यहाँ पे ये है R3। इस सेल से इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, इस वाले सेल से I2 और इस वाले सेल से I3 है। ठीक है, ये अपने पास बाह्य प्रतिरोध है, ये परिपथ का प्रतिरोध है जो अपन ने कैपिटल R लिख रखा है। इस परिपथ से कुल प्रवाहित धारा कितनी है, I। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि I = I1 + I2 + I3 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अलग अलग शाखाएं हैं, इन अलग अलग शाखाओं से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा सारी कहाँ मिल रही है, इस संधि पे मिल रही है, इस नोड पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो कुल धारा है, परिपथ की जो कुल धारा है वो अलग अलग शाखाओं से प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ आपको I = I1 + I2 + I3 प्राप्त होता है। अब अपन को क्या करना होता है, अपन को एक चीज और पता है इसकी, अपन को ये पता है कि इन सभी सेलों के सिरों पर, ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टता है, जो विभवांतर है, उसका मान कैसा है, समान है। तो अपन सभी के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पहले वाले जो सेल है, जो फर्स्ट वाला जो विद्युत सेल है, इसके लिए अगर अपन बात करें तो E1 = अपने पास B + I1 R1 होगा, क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल कितना है, अपन ने E1 ले रखा है। यहाँ इसके सिरों पे जो विभवांतर है वो B, इससे प्रवाहित होने वाली धारा I1 और इससे इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, R1। तो यहाँ से अगर अपन I की वैल्यू निकालेंगे तो I1 = अपने पास कितना होगा, अपन एक काम करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो I1 - B E1 - V - I1 R1। तो यहाँ पे अपने पास I1 = E1 - B अपॉन क्या मिलेगा अपन को, R1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन देखें दूसरे सेल की अगर अपन बात करें तो दूसरे सेल में भी अपन को क्या मिलेगा, E2 = V + I2 R2। तो यहाँ से अगर अपन I2 देखें तो I2 = अपन को E2 - B अपॉन क्या मिलेगा, R2। अगर यही बात अपन तीसरे सेल के लिए करेंगे तो तीसरे सेल के लिए E3 = कितना हो जाएगा, B + I3 R3। तो यहाँ पे अपन को जो I3 है वो I3 E3 - V अपॉन क्या मिलेगा अपन को, R3। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपने पास विद्युत वाहक बल और विभवांतर में एक संबंध था, उसी संबंध की सहायता से अपन ने I1, I2 और I3 तीनों के मान निकाले और उन्हीं तीनों के मान अपन इस वाली समीकरण में रखेंगे जहां अपन को I = I1 + I2 + I3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ अपन I = अपने पास क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे अपन बात करते हैं इस I की, ये क्या है, पूरे परिपथ की धारा है। तो अगर पूरे परिपथ के लिए अगर अपन को बात करनी होती है तो पूरे परिपथ के लिए अपने पास जो I है वो I क्या होगा, I = E इक्वलेंट, मीन्स
ये पूरे परिपथ का क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, तो इसको आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, और आपको पता है कि इनको अपन समांतर क्रम में संयोजित कर रखा है, इसलिए अपन इसको ईपी से भी लिख सकते हैं। पी फॉर पैरेलल मीन समांतर। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन चाहें तो इन सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है तो उसको अपन किससे लिख सकते हैं, ईपी से। ठीक है, तो यहाँ ईपी माइनस विभवांतर कितना होता है, बी, क्योंकि ये तो क्या होता है कि सभी के लिए समान है, अपॉन, और जो अपने पास यहाँ पे क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, तो अपन यहाँ इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कर लेते हैं आर। अब इन सभी के मान अपन जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ ई पी माइनस बी अपॉन आर पी इक्वल I1 की जगह अपन I1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ अपने पास E1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस ये अपन जब I2 की वैल्यू पुट करेंगे E2 माइनस बी अपॉन R2 प्लस अपने पास E3 माइनस बी अपॉन R3। ठीक है, इसी को अपन जब सोल्व करेंगे तो अपन को यहाँ पे EP अपॉन RP इक्वल माइनस बी अपॉन R2। ठीक है, इसी को अगर अपन लिखना चाहें E1 अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस बी अपॉन R3। इसको अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे EP अपॉन RP माइनस बी अपॉन RP इक्वल, यहाँ पे अपने पास जो है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। अपन ने क्या किया कि जो अपने पास जो प्लस प्लस वाली टर्म्स थी उन सभी टर्म्स को अपन ने क्या किया, एक जगह लिखा। ठीक है, लेकिन अपन को ये वाली टर्म्स देखो, ये बी अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R3, तो इन जो नेगेटिव टर्म्स हैं, इन नेगेटिव टर्म्स में जो बी दे रखा है अपन को, वो बी कैसा है, कॉमन है। तो अपन यहाँ पे उस माइनस बी को अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो अपने पास जो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अगर अपन इसको देखें और यहाँ से इन दोनों की अगर अपन तुलनाएं करें, ये जो अपन को समीकरण दे रखी है, इस समीकरण की अगर अपन तुलनाएं करें तो यहाँ अपन तुलना क्या कर सकते हैं कि EP अपॉन RP जो है वो किसके इक्वल है, इस वाली टर्म के इक्वल है। अगर अपन देखें माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी, तो यहाँ RP की अपन तुलना करेंगे, तुलना से अपन को तुलना से क्या प्राप्त होता है, तुलना से अपन को EP अपॉन RP इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन क्या मिलता है, R3। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 अपॉन RP जो है 1 अपॉन RP इक्वल टू अपन को 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस आंतरिक प्रतिरोध जो है, इस आंतरिक प्रतिरोध का अगर अपन तुल्य प्रतिरोध देखें तो तुल्य प्रतिरोध देखने से अपन को क्या लगता है, तुल्य प्रतिरोध देखने से अपन को ये लगा कि जैसे ही सेलों को अपन समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो उनके आंतरिक प्रतिरोध में क्या आती है, कमी आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को जिस तरह का फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये अपने पास क्या है, वही समांतर क्रम वाला फॉर्मूला है जो अपन ने प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में निकाला था। और वहाँ पे समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को अपन संयोजित करते हैं तो वहाँ प्रतिरोध की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होती है, कम प्राप्त होती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, उसके मान में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन यहाँ पे जो अपन को जो फॉर्मूला मिला विद्युत वाहक बल का, ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला अपन को क्या है, मिक्स में मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल दोनों ही क्या है, संयोजित रूप से है, संयुक्त रूप से है। तो यहाँ से अगर अपन को केवल और केवल विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो अपन को यहाँ पे इस RP की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी पड़ेगी, ताकि अपन क्या है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अपन निकाल सकें। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 1 अपॉन RP है उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो RP EP 1 अपॉन RP की जगह अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी प्रकार अगर अपन इनको देखें तो यहाँ अपने पास एक काम करते हैं, इसी को यहाँ से अपन क्या करते हैं,
इसी को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपन यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम अपने पास R1 R2 और R3 होगा। ठीक है, अपन इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे R1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो होगा वो E1 R2 R3 प्लस यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो होगा वो E2 R1 R3 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास E3 R1 R2। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अपन को समीकरण प्राप्त होता है। इसी तरह से अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ भी अपने पास जो एलसीएम आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी इसका जो एलसीएम आएगा R1 R2 R3, वो इसको सोल्व करने के लिए अपन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास R2 R3 प्लस R1 R3 और यहाँ अपने को R1 और R2 प्राप्त होता है। यहाँ अगर अपन देखें इसको एक बार और लिखते हैं, E1 R2 R3 E2 R1 R3 E3 R1 R2 अपॉन R1 R2 R3। अगर अपन देखें तो यहाँ इसका जो एलसीएम है, इसके एलसीएम से क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो ईपी की वैल्यू है अपन यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ अपन को जो ईपी है मीन्स इस परिपथ का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो अपन को E1 R2 R3 E2 R3 R1 और अपन को यहाँ E3 R1 R2 अपॉन, ठीक है, ये सारा सारा इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे अपने पास R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2 तो इस तरह से अपन क्या है, किसी सेल का जब अपन सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो समांतर क्रम संयोजित करने से अपने पास जो परिपथ का जो तुल्य विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वो तुल्य विद्युत वाहक बल EP इक्वल टू E1 R2 R3 प्लस E2 R3 R1 प्लस E3 R1 R2 अपॉन R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे जैसे अपन सेलों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर अपन केवल दो ही सेलों के लिए बात करते हैं तो शायद ये जो इक्वेशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ठीक है, अगर दो सेलों के लिए बात करेंगे अपन तो यहाँ पे ये जो समीकरण है वो केवल दो ही सेलों के लिए बनती और उससे अपन इजीली विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपन ने यहाँ पे जो सेल लिए हैं वो कितने लिए हैं, 3। तो इस तरह से अपने पास 3 सेलों के लिए जो समांतर क्रम संयोजन है उसका तुल्य विद्युत वाहक बल कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, अपन को भी यहाँ से क्या नजर आता है कि जैसे तुल्य विद्युत वाहक बल है, इस तुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होगा, इस तुल्य विद्युत वाहक बल का जो मान होगा उस मान में पहले से क्या आएगी, थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, तो ये अपने पास समांतर क्रम में सेलों का संयोजन है जो इस प्रकार से